हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? पिछली वॉल्यूम में हमने फिज़िकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट किया था। इस वॉल्यूम में हम किशोरावस्था के दौरान बाकी के डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों, इस टॉपिक की पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरी पुनः आपको यही हिदायत है कि आप इसका प्रिंट आउट लेकर इस वीडियो को देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप उस पीडीएफ पर या अपनी नोटबुक में जॉट डाउन कर लें। तो आइए चलते हैं सोशल डेवलपमेंट पर। दोस्तों, अडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ इंक्रीज सोशल रिलेशनशिप्स एंड कॉन्टैक्ट्स। इस दौरान किशोरों के सामाजिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। जिस प्रकार एक चाइल्ड को सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रह जाता, उसी प्रकार उसके विपरीत एडोलेसेंट्स एक बहुत ही अच्छा सोशल सेंस डेवलप कर लेते हैं। दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर ईगोसेंट्रिक नहीं रहते। ईगोसेंट्रिक का मतलब है जब बच्चा खुद को ही सभी चीज़ों का केंद्र समझता है, उसे लगता है कि मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। किशोर इस दौरान सेल्फिश नहीं रहते और वो उनका बिहेवियर अनसोशल भी नहीं रहता। वो सोसाइटी में अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। वे सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। इस दौरान किशोर अपना बिहेवियर सोसाइटी के रीति रिवाजों के अनुसार बदल लेते हैं। इसका अर्थ है कि एडोलेसेंट्स वही कार्य करना चाहते हैं और वही कार्य करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज ग्रुप। इस दौरान एडोलेसेंट्स स्वयं को किसी न किसी ग्रुप से एसोसिएट कर लेते हैं, किसी न किसी ग्रुप से जुड़ जाते हैं और वे उस ग्रुप के प्रति पूरी वफादारी, पूरी लॉयल्टी निभाते हैं। गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू बिलीव्स मेड बाय हिज पीयर ग्रुप देन टू एडवाइस ऑफ पेरेंट्स। इस दौरान दोस्तों यह बात भी देखने को मिलती है कि एडोलेसेंट्स अपने पीयर ग्रुप यानी उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो बिलीव्स हैं, जो उन्होंने अपने नियम बना लिए, प्रिंसिपल्स बना लिए, उस ग्रुप के प्रिंसिपल्स को कहीं अधिक महत्व देते हैं बजाय अपने पेरेंट्स की एडवाइस के। उन पीयर का मतलब है फ्रेंड्स। तो उनके फ्रेंड्स ने जो नियम बना लिए वो उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बेशक उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ भी एडवाइस करते रहें। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान इंटेलिजेंस अपनी पीक पर पहुंच जाती है। सबसे अधिक इंटेलिजेंसी हमें किशोरावस्था के दौरान ही देखने को मिलती है। इस दौरान किशोर लॉजिकली सोचते हैं और वे हर बात को तार्किक रूप से साइंटिफिकली हाउ और वाई को लेकर सोचते हैं कि कोई भी कार्य क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। दोस्तों, इस दौरान उनमें अमूर्त तार्किकता आ जाती है। इसका अर्थ है कि वे बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं। राइटर्स, आर्टिस्ट्स, पोइट्स, फिलोसोफर्स, इन्वेंटर्स, इन सभी की डेवलपमेंट इसी दौरान होती है। यानी किशोरावस्था में ही बच्चे के भविष्य की डायरेक्शन निश्चित हो जाती है कि उसे आगे चलकर क्या बनना है। हीरो वर्शिप। इस दौरान एडोलेसेंट्स अपना कोई एक मेंटोर चुन लेते हैं और उसी को पूरी तरीके से फॉलो करने लगते हैं। फाइन इमेजिनेशन। इस दौरान इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, ये यदि उसे सही डायरेक्शन प्रदान की जाए तो एडोलेसेंट पेंटर, डिजिटल डेवलपर, साइंटिस्ट या फिर डॉक्यूमेंट्री मेकर, इस तरह की बहुत सी इमेजिनेशन से रिलेटेड फील्ड्स में जा सकते हैं। इस दौरान एडोलेसेंट्स एडवेंचरस हो जाते हैं। उन्हें साहसिक जगहों पर जाना और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना और नए नए एडवेंचर्स करना पसंद होता है। इस दौरान एडोलेसेंट्स फेरी टेल्स में भी इंटरेस्ट लेते हैं और वे इससे रिलेटेड ही बुक्स पढ़ना उन्हें पसंद होता है। ऐसा स्पेशली गर्ल्स में होता है कि उन्हें फेरी टेल्स अधिक पसंद आती हैं। एज ऑफ एक्शन। दोस्तों, एडोलेसेंट्स इज़ द एज ऑफ एक्शन। इस दौरान एडोलेसेंट्स बातें बनाने की बजाय कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। दोस्तों, एडोलेसेंस इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ प्रॉपर मॉरल डेवलपमेंट। इस दौरान एडोलेसेंट्स में उचित नैतिक विकास हो चुका होता है। वे अक्सर भगवान के बारे में, उनके धर्म के बारे में या फिर फिलोसफी के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, इस दौरान एडोलेसेंट्स सोल यानी आत्मा, ब्रह्म, जीवन मृत्यु से जुड़े प्रगाढ़
रहस्यों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। सेक्सुअल डेवलपमेंट, दोस्तों इस दौरान सेक्सुअल डेवलपमेंट अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। एक एडोलेसेंट सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। दोस्तों हम सेक्सुअली मैच्योर किसी पर्सन को तभी कह सकते हैं जब वह अपनी ही काइंड की स्पीशीज़ प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम हो जाता है। ऑटो इरोटिज़म, दोस्तों ऑटो इरोटिज़म का मतलब है सेल्फ लव। इस दौरान यंग बॉयज़ और गर्ल्स स्वयं से प्यार करने लगते हैं। वे अपना समय स्वयं को संवारने में मिरर के सामने अधिक बिताने लगते हैं। स्टेज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, दोस्तों इस दौरान बॉयज़ और गर्ल्स अपने ही जेंडर के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। जैसे बॉयज़ 2 या 3 बॉयज़ का या फिर गर्ल्स 2-3 गर्ल्स का ग्रुप बनाकर रहती हैं। हेट्रोसेक्सुअलिटी, दोस्तों इस दौरान बॉयज़ और गर्ल्स एक ओपोजिट जेंडर के प्रति भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वे ओपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। आइए आगे देखते हैं थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ जो महत्वपूर्ण थ्योरीज़ हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, वही मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें सबसे पहले आती है साइको एनालिटिकल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों डेवलपमेंट थ्योरीज़ में सबसे महत्वपूर्ण आती है साइको एनालिटिकल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों इसके फाउंडर सिगमंड फ्राइड हैं। इसकी स्पेलिंग FREUD है। आप इसे याद रखने के लिए इसे फ्रूड बोल सकते हैं, लेकिन इनका नाम सिगमंड फ्राइड था। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सिगमंड फ्राइड। दोस्तों अपनी इस थियोरी में इन्होंने 2 इंस्टिंक्ट्स की बात की है, एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट्स और दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट्स। दोस्तों लाइफ इंस्टिंक्ट्स को ईरोज़ का नाम दिया है इन्होंने, और कई बार इन्हें सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स भी कहा जाता है। जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं वो नॉर्मली बेसिक सर्वाइवल, प्लेजर और रिप्रोडक्शन से बिलोंग करती हैं। यानी किसी व्यक्ति में लाइफ के लिए यानी उसकी जो सर्वाइवल स्किल्स हैं या फिर वो जिंदा रह के कितना खुश है या फिर वह अपनी स्पीशीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं, ये सभी बातें लाइफ इंस्टिंक्ट्स के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों एनर्जी क्रिएटेड बाय द लाइफ इंस्टिंक्ट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिबिडो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यह सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स भी कहलाती हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट्स यानी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसका नाम होता है लिबिडो। इसकी स्पेलिंग मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, LIBIDO, लिबिडो। बहुत बार लिबिडो से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि लिबिडो क्या है। तो लिबिडो एक लाइफ इंस्टिंक्ट है जिसे हम सेक्सुअल इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। दोस्तों लव, कोऑपरेशन और जितने भी सोशल एक्शंस हैं वो भी लाइफ इंस्टिंक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आती है डेथ इंस्टिंक्ट्स। डेथ इंस्टिंक्ट्स को उन्होंने थैनाटोस का नाम दिया है। डेथ इंस्टिंक्ट्स को फ्राइड ने थैनाटोस कहा है। डेथ इंस्टिंक्ट्स का जिक्र सबसे पहले फ्राइड ने अपनी बुक बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में किया था, और उन्होंने कहा था कि द गोल ऑफ लाइफ इज़ डेथ, यानी लाइफ का अंतिम लक्ष्य मृत्यु है। हर व्यक्ति को मृत्यु आनी है, लाइफ का डेस्टिनेशन डेथ है। दोस्तों फ्राइड ने साइको एनालिटिकल थियोरी के 3 पार्ट्स बताए हैं जो कि इस प्रकार हैं: स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी या फिर इसे स्ट्रक्चर ऑफ साइके भी कहते हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। दोस्तों यह तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम हर एग्जाम में बनता ही है। दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को फ्राइड ने 2 मॉडल्स के थ्रू समझाया है, जिसमें से पहला है टोपोग्राफिकल मॉडल, इसे आइसबर्ग एनालॉजी भी कहते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड टोपोग्राफिकल मॉडल के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों फ्राइड ने माइंड के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कॉन्शियस माइंड यानी जिसे हम चेतन अवस्था कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन अवस्था, और अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन अवस्था। तो दोस्तों इसमें जो हमारी प्रेजेंट थॉट्स और प्रेजेंट परसेप्शन है, जो आज के समय हम जितने भी हमारे माइंड में थॉट्स आती हैं और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी आइडिया के प्रति हमारा जो नज़रिया होता है वो सब हमारी कॉन्शियस माइंड का भाग होती हैं, और सब कॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरी, स्टोर्ड नॉलेज यानी पुरानी जो भी यादें होती हैं, जो भी हमारी मेमोरीज़ हो गई,
हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, हमारा पूरा लर्निड बिहेवियर, वो सब हमारी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। इसके लिए दोस्तों मैं एक आपको एग्जांपल भी देना चाहूँगी। मान लीजिए हमने आज कोई बुक पढ़ी है और उसके 6 महीने बाद हम वो बुक पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में उस बुक को रीड करते हुए हमें ऐसा एहसास होता है कि वह बुक हम पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस बुक का हम थोड़ा सा भाग कवर कर लेते हैं तो हमें पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं, क्योंकि वह पूरी जो मेमोरी है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो गई है। इसके बाद फ्रायड ने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है कि जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जितनी भी वायलेंट मोटिव्स हैं, कई वायलेंट मोटिव्स का अर्थ है कि कई बार हमें किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हम बाहर से तो अपना गुस्सा दिखा नहीं पाते उसको, क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं होते कि हम उसके समक्ष अपना क्रोध प्रदर्शित कर सकें। लेकिन हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम इसका ये बिगाड़ देते हैं, वो बिगाड़ देते हैं, इस तरह से इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सभी वायलेंट मोटिव्स होते हैं। शेमफुल एक्सपीरियंसेस भी अनकॉन्शियस माइंड का ही भाग है। इसके उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट प्रतिदिन अपना होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल जाता है, लेकिन किसी एक दिन वह होमवर्क कंप्लीट नहीं करता और उसी दिन टीचर चेक करती हैं, उसे क्लास में खड़ा होने की पनिशमेंट देती हैं, वह पूरे पीरियड खड़ा रहता है, तो वह बड़ी शेम फील करता है और वह आगे हमेशा ही अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके जाने लगता है, क्योंकि वह पूरे पीरियड में सिर्फ उसी का पूरी क्लास में खड़े रहना उसके लिए एक शेमफुल एक्सपीरियंस है। इमोरल अर्जिज़ का अर्थ है अनैतिक इच्छाएं। बहुत बार व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छाएं जन्म लेती हैं जिनका उसे पता है कि वह सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होंगी और वो सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसी इच्छाएं आ जाती हैं। इसके उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे दूसरे बच्चे की पेंसिल पसंद आ गई है, लेकिन वह उससे पेंसिल मांगने की बजाय उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ये पेंसिल अपने पास रख लेता हूँ। उसके मन में ऐसी भावना नहीं होती कि उसका यह कृत्य चोरी कहलाएगा, लेकिन उसके मन में यह इच्छा ज़रूर पनप लेती है कि इसको मैं रख लेता हूँ। वह उस पेंसिल को यह सोचकर अपने पास रख लेता है कि मेरे दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी यह पेंसिल मैंने ली है। फियर्स दोस्तों, जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसके मन में उस गलत कार्य के परिणामों को सोचकर भय भी उत्पन्न होता है कि कहीं वह पकड़ा गया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। सेल्फिश नीड्स दोस्तों, बहुत बार व्यक्ति जब यह सोचता है कि अब मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है और मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, तो यही उसकी सेल्फिश नीड्स कहलाती हैं। एंटी सोशल डिज़ायर्स बहुत बार व्यक्ति असामाजिक इच्छाएं भी अपने मन में रख लेता है। ऐसी इच्छाएं जो समाज के लिए किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं होती, ऐसे कार्य जो सभ्य समाज में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन वह अपनी मोमेंट्री खुशियों के लिए कई बार गलत रास्ते पर चला जाता है। इन्हें ही एंटी सोशल डिज़ायर्स कहा जाता है। जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी गतिविधियों का समाज पे, उनके परिवार पे, उनके संबंधियों पे, उनके दोस्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे केवल किसी के बहकावे में आकर ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाते हैं। सेक्सुअल फैंटेसीज़ दोस्तों, फैंटेसीज़ का मतलब है कल्पनाएं। अनेक बार मानव मन सेक्स से रिलेटेड कल्पनाएं करता रहता है और उन्हें पूरी करने के लिए मन ही मन सोचता रहता है। ये सभी बातें अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट हैं। दोस्तों, आइए हम टोपोग्राफिकल मॉडल को एक पिक्चर से समझते हैं। दोस्तों, आप यह पिक्चर अपने नोट्स में अपने हाथ से बना लीजिएगा। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं अलग से इस पार्ट को जोड़कर आपको बता रही हूँ। दोस्तों, फ्राइड्स व्यू ऑफ द ह्यूमन माइंड, द मेंटल आइसबर्ग या फिर आइसबर्ग एनालॉजी, इसमें दोस्तों फ्राइड ने हमारे माइंड के 3 भाग बताए हैं, जिसमें से पहला है कॉन्शियस लेवल यानी चेतन अवस्था। दोस्तों, चेतन अवस्था में यानी जागृत अवस्था में हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं, हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हम अपने पूरे होशाहवास में जो बातें हम सोचते हैं, जो बातें हम कहते हैं, जिन बातों के बारे में हम कोई भी नज़रिया रखते हैं, वे सब कॉन्शियस लेवल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद फ्राइड ने सब कॉन्शियस लेवल का वर्णन किया है। दोस्तों, इसमें हमारी पुरानी जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो
और जितना भी जो भी हमने आज तक कुछ भी पढ़ा है या सीखा है, जिस भी नॉलेज को हमने रिटेन किया है, जितनी भी नॉलेज हमने आज तक सीखी है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे मन में स्टोर रहती है। तो हमारी पिछली सारी नॉलेज, सारी मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड का भाग होती हैं। दोस्तों, इसके बाद उसने अनकॉन्शियस लेवल के बारे में बताया है। यहाँ आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि अनकॉन्शियस लेवल हमारे माइंड का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे माइंड का सबसे छोटा भाग कॉन्शियस लेवल होता है और सबसे बड़ा भाग, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अनकॉन्शियस लेवल होता है। दोस्तों, इसमें हमारे सभी फियर्स, कुछ भी गलत कार्य करने के परिणामों के विषय में सोचकर जो भी डर हमें लगता है, वायलेंट मोटिव, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं हमारे मन में किसी का बुरा करने से रिलेटेड, वो सभी अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स, ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो सोशली अनएक्सेप्टेबल होती हैं, वे सभी इरेशनल विशेज़ यानी जो अतार्किक इच्छाएं होती हैं, जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता, वे सभी इच्छाएं, इमोरल अर्जेस, जो भी अनैतिक इच्छाएं होती हैं, वे सभी शेमफुल एक्सपीरियंसेस, इसका उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ। और सेल्फिश नीड्स, जब मनुष्य केवल खुद के विषय में सोचता है, जब वह प्रकृति और अन्य व्यक्तियों के विषय में कुछ सोचता नहीं है, तो उन सभी नीड्स को सेल्फिश नीड्स कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी मेरे इस वीडियो को पॉज करके यह चित्र अपने नोट्स में बना लें। इस चित्र के थ्रू आप बहुत इजीली स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को समझ सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। दोस्तों, इन सभी भावनाओं पर काबू पाने के लिए फ्रायड ने एक और मॉडल भी बताया है, जिसका अध्ययन हम टोपोग्राफिकल मॉडल को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। दोस्तों, जब फ्रायड ने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड 3 प्रकार का होता है, यानी हमारे माइंड के 3 भाग हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो अनेक साइकोलॉजिस्ट ने फ्रायड का विरोध किया था। वे चेतन और अर्धचेतन मन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से सहमत थे, किंतु वे अनकॉन्शियस माइंड से सहमत नहीं थे। इसलिए फ्रायड ने एविडेंसेस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड दिए, यानी हमारा जो अवचेतन मन है, जो कि सुषुप्त अवस्था में रहता है, उसके प्रमाण दिए। उसने कहा कि जो ड्रीम्स हैं, यानी सोते समय हम जो स्वप्न लेते हैं, वह भी हमारी अनकॉन्शियस माइंड का ही उदाहरण है। स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन, मान लीजिए हम कुछ कहना चाहते हैं, बहुत बार हमारी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है और लिखते हुए कई बार हमारा हाथ लड़खड़ा जाता है। हम बी को डी या डी को पी लिख जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वही शब्द चल रहे होते हैं जो बी या पी से स्टार्ट हो रहे होते हैं। सोमनैम्बुलिज्म, दोस्तों, इसका मतलब है स्लीप वॉकिंग, यानी नींद में चलने की बीमारी। जिन व्यक्तियों को सोमनैम्बुलिज्म की बीमारी होती है, उनका दिमाग उस समय ना ही तो कॉन्शियस होता है और ना ही सबकॉन्शियस होता है, और जब वे नींद से जगते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि नींद में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, दोस्तों, न्यूरोसिस और साइकोसिस दोनों ही मेंटल इलनेस हैं। न्यूरोसिस में डर और चिंता की भावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और साइकोसिस एक बहुत ही सीरियस मेंटल इलनेस है, जो कि पूरी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। दोस्तों, न्यूरोसिस और साइकोसिस, इन दोनों में ही व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर का शिकार हो जाता है। दोस्तों, जिन्हें हम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन बोलते हैं, उनका आईक्यू लेवल तो कम होता ही है, उसके साथ ही साथ बहुत बार वे न्यूरोसिस और साइकोसिस से भी पीड़ित होते हैं। फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़पन, और गेटिंग सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग स्लीप, बहुत बार हम पूरे दिन किसी प्रॉब्लम के विषय में सोचते रहते हैं, लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, और जब हम सोते हैं तो रात्रि को सोते समय हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, और निद्रा से उठने के बाद हम अचानक हमारे माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि हाँ, ये सॉल्यूशन तो इस प्रॉब्लम का हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमारे माइंड का एक ऐसा पार्ट भी है जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो कि ना ही तो पूरी तरह से कॉन्शियस होता है और ना ही सब कॉन्शियस होता है। दोस्तों, इसके बाद फ्रायड ने स्ट्रक्चरल मॉडल यानी डायनामिक मॉडल के बारे में बताया। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी और स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, ये दोनों स्ट्रक्चरल मॉडल के ही पार्ट हैं। इसमें फ्रायड ने
पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। उसने कहा है कि सभी व्यक्तियों की पर्सनैलिटी इन 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है, इड, ईगो और सुपर ईगो, जिसमें से इड पर्सनैलिटी का बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, ईगो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है और सुपर ईगो पर्सनैलिटी का सोशल कंपोनेंट है। दोस्तों, यह तीनों कंपोनेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वॉल्यूम में करूँगी। आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। और दोस्तों, मेरे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। शीघ्र ही मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।